स्टूडेंट्स, अभी हम आज देखिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पर दर परिणाम करने वाले घटक के बारे में बात करेंगे। उसमें देखिए एल्यूमिनियम और जस्ता की धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करेंगे तो देखिए क्या होगा कि एल्यूमिनियम और जिंक दोनों धातु पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर देखिए वहाँ पे H2 गैस मुक्त होती है तथा इन धातु के पानी में अघुलनशील लवण निर्माण होते हैं। परंतु जस्ते की तुलना में देखिए एल्यूमिनियम धातु की अम्ल के साथ में जल्दी अभिक्रिया होती है। मतलब देखिए वहाँ पे बताया गया है कि ये जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या बताया गया कि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जो है किसके साथ में बोला गया है, HCl के साथ में बोला गया है। तो जब होगी तो वहाँ पे बोला गया है कि तुरंत अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो तुरंत अभिक्रिया होती है तो देखिए यहाँ पे ये आएगा AlCl प्लस, वहाँ पे देखिए H2 गैस निर्माण होता है। अभी देखिए H2 गैस निर्माण होता है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, बराबर ना। तब यहाँ पे हाइड्रोजन हमने 2 लिया है तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया तो यहाँ पे भी हमें 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखिए वहाँ पे अभिक्रिया यहाँ पे संतुलित बनेगा, यानी कि जब ये एल्यूमिनियम की अभिक्रिया मतलब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करेंगे तो उसमें से क्या बनेगा, एक अघुलनशील लवण बनेगा जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसमें से H2 गैस क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर उसके बाद में बोला है कि जिंक, ठीक है, जस्ते के साथ में बोला है, उसकी अभिक्रिया बोले है कि धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या बोला गया है, 2HCl, फिर वहाँ पे क्या होगा ZnCl2 प्लस वहाँ पे क्या होगा H2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, तो उसके हिसाब से आपको रासायनिक संतुलित अभिक्रिया कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों में मतलब देखिए गैस वहाँ पे मुक्त हो रहा है, लेकिन जो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होती है ना वो जल्दी होती है, और जिंक की मतलब क्या हो जाती है कि कम होती है, मतलब धीरे धीरे होती है। मतलब देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया का दर यह धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है। एल्यूमिनियम जस्ते की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। देखिए क्या है कि एल्यूमिनियम क्या है पता है कि जो एल्यूमिनियम है ना वो कैसा है पता है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और जो जस्ता है वो कैसा है पता है, वो कम क्रियाशील है, ठीक है। तो ये कम क्रियाशील होता है, तो ये अभिकारक के स्वरूप के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जो एल्यूमिनियम यहाँ पे अभिकारक है, यहाँ पे जस्ता है, लेकिन जस्ता कैसा है, कम अभिक्रियाशील है, और एल्यूमिनियम कैसा है, अधिक है। तो ये अधिक होने की वजह से अभिक्रिया कैसे हो गई, जल्दी हो गई है, और एक कम क्रियाशील होने की वजह से अभिक्रिया कैसे हो गई, धीरे धीरे हो गई। यानी अभिकारकों का स्वरूप भी क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को परिणाम करता है। कोई अभिक्रिया जल्दी होगी तो कोई अभिक्रिया मतलब धीरे धीरे होगी, ठीक है। तो ये इसका उसमें होता है। देखिए अधिक क्रियाशील है तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का दर जस्ता के मतलब जिंक के साथ में अभिक्रिया की दर की अपेक्षा अधिक है। तो देखिए अभिकारक का स्वरूप या क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, मतलब कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, वो हम अगले मतलब यानी कि जो 8वां लेसन है धातु के बारे में, उस लेसन में हमें उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में देखिए सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला में देखिए यहाँ पे ऊपर तो प्रैक्टिकल है लेकिन दूसरी जानकारी देखिए आपको पढ़ लेनी है। वहां पे देखिए अभी यहाँ पे बताया गया अभिकारक के कणों का आकार। देखिए उपयुक्त कृति, वहां पे कृति की गई है, लेकिन होता क्या है कि उपयुक्त कृति में ध्यान में आएगा कि शाहबादी फर्श के टुकड़े कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले मंद गति से निर्माण होता था, चूर्ण के साथ में बुलबुले शीघ्र गति से निर्माण होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वो करके देखना होता है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से वो प्रैक्टिकल कट है, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त निरीक्षण से हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के कणों के आधार पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों का आकार जितना छोटा होता है उतनी अभिक्रिया अधिक दर होगी। तो देखो कणों के आकार से आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि कणों का आकार जितना छोटा होगा उतना ही अभिक्रिया का दर अधिक होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। क्या बात है, वहां पे क्या बताया गया है कि कणों का आकार जितना छोटा होगा उतनी अभिक्रिया क्या होगी, उसकी दर अधिक होती है। बस यही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है ना ऊपर किया गया वो प्रैक्टिकल तो नहीं है, उसी के बारे में कुछ पूछा जाता नहीं है। फिर अभिकारक देखिए वहां पे सांद्रता, ठीक है। सांद्रता मतलब देखिए होता क्या है कि देखिए तनु और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण पर होने वाली अभिक्रिया पर विचार कर लेना है।
कि अगर देखिए तनु अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, देखिए अभिक्रिया मंद गति से होगी और वही कैल्शियम कार्बोनेट का धीरे धीरे देखिए क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी धीरे धीरे मुक्त होती है। परंतु सांद्र अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट देखिए शीघ्र क्या हो जाता है, पता है, अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये अगला घटक पढ़ने से पहले आपको एक बता देता हूं कि ये तनु अम्ल क्या होता है। देखिए तनु अम्ल मतलब देखिए ध्यान में रखना है कि जो HCl होता है, ठीक है, तो होगा क्या, देखिए कि उसमें कम मात्रा में जो अम्ल होता है और अधिक मात्रा में पानी होगा, जिसे हम तनु अम्ल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, मतलब अधिक मात्रा में क्या होगा, पानी होगा और कम मात्रा में अम्ल होगा। ऐसे को हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल, जिसको मतलब लिखा जाता है ऐसे स्वरूप में HCl। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने के हिसाब से उसको 2HCl भी लिखा जाएगा, लेकिन हम उसमें पानी और अम्ल क्या है वो देख के हम पता कर सकते हैं। तो जैसे कि सांद्र अम्ल है जिसमें अधिक मात्रा में अम्ल होता है और कम मात्रा में पानी होगा, मतलब इसके उल्टा, तो इसको 2HCl के हिसाब से लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी की अभिक्रिया इसके साथ में होगी ना तनु अम्ल के साथ में, तो वो धीरे धीरे होगी, और अगर सांद्र के साथ में होगी तो अभिक्रिया कैसे होगी, पता है, शीघ्र होगी। और नीचे देखिए बताया गया है कि सांद्रता, क्योंकि हम सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सांद्रता ये घटक क्या है कि देखिए कोई पदार्थ किसी पदार्थ में कितनी मात्रा में घुलता है वह उसकी सांद्रता होती है। मतलब कोई भी पदार्थ अब हम जल लेते हैं, तो अगर यदि दूसरे पदार्थ में हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, तो कितना घुलता है वो उसकी क्या होती है, सांद्रता होती है। तो उसके हिसाब से देखिए अब अभिक्रिया हम देखेंगे कि देखिए अभिकारकों का आकार तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम लोग जो है पढ़ेंगे अभिकारकों की सांद्रता। तो सांद्रता में देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे तनु और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का चूर्ण, मतलब ये जो चूने का पानी होता है, तो इसकी अभिक्रिया देखिए करने के लिए बोला है। तो देखिए क्या होगा कि जब तनु अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो अभिक्रिया मंद गति से होगी, जैसे मैंने बताया पहले। और देखिए वहां पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या हो जाएगा, बताए, धीरे धीरे अदृश्य होगा। कैसे होगा, धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वहां पे धीरे धीरे मुक्त होगी। परंतु सांद्र अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया होने पर वो क्या हो जाता है, पता है, शीघ्र अदृश्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वहां पे देखिए कि तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल की अभिक्रिया क्या हो जाती है, वहां पे शीघ्र होती है। तो ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला था कि जो सांद्र अम्ल होता है, सांद्र अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अधिक होती है। मतलब देखिए वो सांद्रता के हिसाब से देखिए क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब वो उसकी मात्रा कितनी होती है, कि पानी की मात्रा कितनी है और अम्ल की मात्रा कितनी, तो उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि वो अभिक्रिया का दर कैसे होगा, जल्दी होगा या धीरे धीरे होगा। ठीक है, नीचे आते हैं, देखिए अभिक्रिया का तापमान में देखिए क्या होता है। अभिक्रिया के तापमान में देखिए अपघटन अभिक्रिया का देखिए अभ्यास करते समय आपने चूने के पत्थर, देखिए ये सब कृति है, प्रैक्टिकल है, जो बिल्कुल पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कि देखिए अपघटन अभिक्रिया का अभ्यास करते समय देखिए अपने चूने के पत्थर अपघटन की कृति की है। इसमें देखिए कृति में बर्नर द्वारा उष्मा देने के पूर्व चूने का पानी दूधिया नहीं हो जाता है। यानी कि देखो चूने का पानी अगर हम पानी के साथ में मिक्स करते हैं ना, अगर हम उसकी उष्मा देंगे, उष्मा देने से पहले वो दूधिया नहीं होता है, क्योंकि देखिए अभिक्रिया वहां पे अभिक्रिया की दर 0 है, क्योंकि हमने उष्मा नहीं दिया है ना। लेकिन जब हम उसमें उष्मा देने पर तो अभिक्रिया का दर अधिक होने से वहां पे देखिए क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या उत्पाद बनेगा। तो इससे पता चलता है कि अभिक्रिया की जो दर होती है तापमान पर भी निर्भर करती है। तो सिंपल प्रैक्टिकल बताया गया कि चूने का पानी देखिए आप पानी में मिक्स, चूना पानी में मिक्स कीजिए और पानी में मिक्स करने के बाद उसको गर्म मत कीजिए, लेकिन बाद में जब हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फिर उसका चूने का पानी दूधिया हो जाएगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहां पे बाहर निकलते हुए आपको दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो तापमान पर भी निर्भर करता है, अभिक्रिया का जो दर होता है ना वो तापमान पर भी निर्भर होता है। देखिए इसमें जो तीनों हम पढ़े हैं ना वो सब अभिक्रिया के ऊपर, दर के ऊपर आधारित है। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी मतलब बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभिक्रिया वगैरह सब हमको पूछा नहीं जाता है। वो जो मतलब प्रैक्टिकल में किया गया है ना वो हमें उतना ज्यादा पूछेगा नहीं। अगला टॉपिक है देखिए उत्प्रेरक। वहां पे देखिए कि पोटेशियम क्लोराइड को देखिए गर्म करने पर उसका अपघटन मंद गति से होता है। देखिए पोटेशियम क्लोराइड है उसका अपघटन, यानी कि जब हम उसको अलग करेंगे
तो देखिए उसमें से KCl प्लस 3O2 मतलब यानी मंद गति से होगा। लेकिन देखिए आगे क्या बताया गया है, कणों का आकार छोटे करके देखिए अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने पर उपयुक्त अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ती है। लेकिन देखिए मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में देखिए कैल्शियम पोटेशियम जो क्लोरेट है का शीघ्र गति से अपघटन होगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो अभिक्रिया में देखिए MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए उत्प्रेरक का मतलब देखिए क्या होता है, एक पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो सकती है लेकिन उसमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। यानी कि देखिए क्या होता है कि रासायनिक दर परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित मतलब अगर अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है, मान लो अभिक्रिया धीरे हो तो क्या होगी पता है, बाद में जल्दी होगी। अगर जल्दी हो रही तो हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ जिनकी उपस्थिति मतलब जिसको हमने लाया है उपस्थिति। तो यहाँ पे देखिए KClO3 जो है ना, वहां पे क्या किया गया है कि MnO2 का इस्तेमाल वहां पे किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखिए विघटन होकर पानी ऑक्सीजन का निर्माण अभिक्रिया के कमरे के तापमान मंद गति से होता है, परंतु वही अभिक्रिया देखिए अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण लेने पर वो देखिए अभिक्रिया क्या हो जाती है, वहां पे तुरंत हो जाती है। मतलब देखिए वहां पे क्या बताया गया है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है तो उसका विघटन देखिए क्या होगा, अगर हम उसको अलग करेंगे तो ऑक्सीजन निर्माण होता है, लेकिन वो कमरे के तापमान पर मंद गति से होता है। लेकिन अगर वही अभिक्रिया को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में मिक्स करेंगे तो उसके साथ में देखिए तुरंत क्या हो जाएगा, वो चूर्ण लेने पर उसकी अभिक्रिया तुरंत वहां पे घटित हो जाती है। तो ये होता है उत्प्रेरक। तो ध्यान में रखना है कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो सकती है। अगर अभिक्रिया धीरे हो रही है तो उसको जल्दी किया जा सकता है, अभिक्रिया जल्दी हो रही है तो उसे धीरे धीरे किया जा सकता है। तो ये होता है उत्प्रेरक। अब इसमें कोई भी आपको उदाहरण वहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो आपको उदाहरण में मैं मतलब जो नोट्स दूंगा तो उसमें मैं आपको लिख के दूंगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट्स अभी जो है हमें देखिए पढ़ लेना है क्षरण। ठीक है, देखिए क्षरण जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो ऊपर सब देखिए प्रैक्टिकल वहां पे दिया गया है। देखिए प्रैक्टिकल में देखिए अभी एक लोहे को आपको देखिए लोहे के बारे में पता है। देखिए कि परख नली में देखिए क्या किया गया है कि जो कीला एक रखा गया है, तो कीला रखने के बाद में उसमें क्या परिवर्तन होता है वो बताया गया है कि देखिए जंग लगने के लिए पानी तथा हवा इन दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए जंग जो लगता है ना, जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है तो उसके लिए देखो पानी और हवा की आवश्यकता होती है। जब ये दोनों की उपस्थिति होगी तो वहां पे क्या लगता है पता है, जंग लगता है। ठीक है, तो लवणों की उपस्थिति में देखिए जंग लगने की क्रिया तीव्र गति से होती है। अगर लवण उपस्थित है ना तो जंग लगने की क्रिया क्या होगी, तीव्र गति से होगी। देखिए ये क्या आपने दैनंदिन जीवन में रिडॉक्स अभिक्रिया का भी प्रभाव देखा है। देखिए जो हम नए 2 पहिए वाले अथवा 4 पहिए वाले वाहनों में देखिए हमेशा चमक दिखा देते हैं, परंतु इसके विपरीत अगर आप पुराने वाहनों की चमक अगर देखेंगे तो वो जा चुकी होती है। यानी धातु के पृष्ठभाग पर देखिए क्या बोला है कि धातु के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की ठोस रूप में परत जमा होती दिखाई देती है। इस परत को हम क्या कहेंगे, जंग कहेंगे। उसको टिक करेंगे। देखिए धातु के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की ठोस रूप में जो परत जमाए दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे, जंग कहेंगे। तो जंग का रासायनिक सूत्र देखिए क्या होता है पता है, Fe2O3.H2O। एग्जाम में जरूर पूछेगा ये। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए Fe2O3.H2O। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो आगे देखिए क्या बताया गया है कि देखिए लोहे पर जंग सीधे हवा की ऑक्सीजन के लोहे के पृष्ठभाग से अभिक्रिया होकर तैयार नहीं होती है। ये जंग देखिए विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होता है। देखिए लोहे पर अगर सीधा हवा का अगर उसके परिणाम होगा तो नहीं होता है, बल्कि वो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि लोहे के पृष्ठभाग पर देखिए अलग अलग भाग धनाग्र व ऋणाग्र बनते हैं। तो उसमें से देखिए वहां पे बताया गया है कि धनाग्र भाग में देखिए एनोड के पास में Fe का ऑक्सीकरण होगा। एनोड मतलब जो देखिए Fe2+, एनोड मतलब होता है प्लस में होता है। तो देखिए Fe वहां पे Fe2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने खो देता है, ये उसकी संयोजकता है। और वहां पे +2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया है, खो दिया है।
जब इलेक्ट्रॉन खो दिया जाता है तो हमेशा धनात्मक बनाया जाता है, ये मैंने पहले ही बताया। कोई इलेक्ट्रॉन अगर खो देता है, क्योंकि Fe जो फेरस होता है ना, उसकी संयोजकता 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जब खो देगा तो वो क्या बनेगा, धनाग्र बनेगा। फिर उसके बाद में देखिए वहां पे ऋणाग्र बनेगा। ऋणाग्र देखिए कैथोड के पास में ऑक्सीजन का वहां पे देखिए अपचयन होकर पानी का निर्माण होगा। तो अपचयन होगा मतलब वहां पे ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए वहां पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे खो दिए गए हैं। तो वहां पे देखिए बाद में क्या मिल गया है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन वहां पे अकेला था, तो देखिए हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। यानी वहां पे देखिए क्या हो गया, अपचयन की अभिक्रिया हो गई, यानी ऑक्सीजन को यहां से खो दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए जब Fe2 का आयन का धनाग्र भाग से स्थानांतरित तो होता है, तब उसकी पानी के साथ अभिक्रिया होकर देखिए ऑक्सीकरण द्वारा Fe3 का आयन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण मतलब Fe3 आयन का वहां पे निर्माण होगा। और जो Fe3 आयनों द्वारा अघुलनशील लाल भूरे रंग के सजल ऑक्साइड का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जंग कहते हैं, जो पृष्ठ भाग पर जमा होता है। अभी आप सोचेंगे सर ये Fe3 कहाँ से आया, पहले Fe2 था, लेकिन जब धनाग्र भाग में स्थानांतरित होता है ना, तो पानी के साथ जब अभिक्रिया होगी तो एक ऑक्सीजन का जो अणु होता है वहां पे आके मतलब मिक्स हो जाता है, तो Fe3 बन जाएगा। Fe3 बन जाएगा मतलब ऑक्सीजन का परमाणु उसके ऊपर अभिक्रिया कर रहा है ना, लोहे के ऊपर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके बैठ गया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया लोहे के साथ में हो गई, तो वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। और Fe3 को द्वारा देख आयनों द्वारा अघुलनशील लाल भूरे रंग की सजल ऑक्साइड का वहां पे निर्माण होगा, जिसे हम जंग कहेंगे, जो पृष्ठ भाग पे देखिए क्या होगा, जमा होगा। जैसे देखिए वहां पे 2Fe3 प्लस 4H2O प्लस देखिए Fe2O3H2O, मतलब ये देखिए जंग लगने वाला, क्योंकि ये पानी का प्रमाण है और ये लोहे के जो अणु होते हैं परमाणु, जब ये दोनों की अभिक्रिया होगी तो वहां पे ये जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें से 6 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, वहां पे वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में देखिए होगा क्या कि देखिए वातावरण में भिन्न घटकों के कारण धातुओं का देखिए ऑक्सीकरण होगा, जिससे धातु देखिए कमजोर हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, क्षरण कहेंगे। क्योंकि ये ऑक्सीजन का पानी का प्रमाण उसके ऊपर अगर ज्यादा हो जाएगा तो जंग लगने जाता है और उसे क्षरण कहा जाता है, यानी कि जंग लगती है। और लोहे पर जंग लगता है तो देखिए उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा होती है, लोहे का क्षरण है। और क्षरण है देखिए अत्यधिक गंभीर समस्या होती है, इसका अभ्यास जो है हम अगले प्रकरण में यानी 8वें प्रकरण में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्षरण के बारे में हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया आपको वहां पे पूछी जाती है कि धनाग्र पर अभिक्रिया क्या है, ऋणाग्र पर अभिक्रिया क्या है, ये आकृति में सब दिया रहता है ना, बस आपको ऐसे ढूंढ के लिखना होता है, आपको खुद बनाना नहीं होता है, ध्यान रखिए। ये आकृति में दिया रहता है, बस आपको ढूंढ के लिखना है, सब आंसर आकृति में दिए रहते हैं, बस आपको धनाग्र क्या है, ऋणाग्र क्या है, फिर जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है, जंग किसे कहते हैं, वो सब आपको वहां पे दिया रहता है, बस आपको उसमें ढूंढना होता है। चलिए आगे, अगला देखिए एक लास्ट वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं कि बदबू देखिए किसे कहते हैं, कि देखिए जब पुराने बचे तेल का उपयोग हम भोज्य पदार्थ में करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उसमें से देखिए बदबू फैलती है। यदि इस तेल में देखिए खाना पकाया जाए तो खाना का स्वाद भी बदल जाता है। तो जब तेल या घी को दीर्घ समय तक वैसा ही रहने दो तो कि वहां पे तले हुए पदार्थ को देखिए अधिक समय तक रहने दे, तब हवा के कारण देखिए तेल व घी का ऑक्सीकरण होकर वहां पे देखिए क्या हो जाता है, वो बदबूदार हो जाता है। यानी देखिए जिस खाद्य पदार्थ में तेल और घी का उपयोग करते हैं उसमें देखिए ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग किया जाता है, यानी हवा बंद डिब्बे में देखिए खाद्य पदार्थ रखने से खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया बंद हो जाती है। तो कोई भी पदार्थ देखिए पुराना तेल, बचा हुआ खाना वगैरह, भोज्य पदार्थ, तेल है, घी है, ये सब देखिए एकदम से पैक करके रखा जाता है। तो पैक करके रखा जाता है मतलब उसमें देखिए क्या बोला है कि ऑक्सीकारक अवरोधक मतलब इसमें क्या होता है पता है कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी देखिए आप चिप्स खाते हैं, चिप्स के पैकेट है, बिस्किट पैकेट वगैरह, ऐसे जितने भी सारे पैकेट जो पैक होते हैं दुकान में, जो चिप आप खाते हैं, तो उसमें देखिए नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। इसलिए देखो कोई भी चिप्स का पैकेट देखे ना फूला हुआ लगता है, क्योंकि वो खराब ना हो इसकी वजह से वहां पे नाइट्रोजन गैस वहां पे भरा जाता है, क्योंकि उसमें से बदबू ना आए। तो बदबू क्यों आती है, क्योंकि हवा ऑक्सीजन जो होता है वातावरण के कारण उसमें बदबू निर्माण हो जाती है, मतलब उसको खुला रखने की वजह से, इसलिए उसे पैक करके उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दी जाती है। तो इस हिसाब से उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण बिल्कुल होगा नहीं। तो यही इसका लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेसन हमारा खत्म होता है।